हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो साथियों, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं नेवी पूरी एकेडमी। जितने भी जवान इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी जवानों को जय हिंद एंड प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका एग्जाम है, ठीक है। तो अभी हम लोग करेंगे साइंस को कवर, ठीक है। इस वीडियो के माध्यम से साइंस कवर करेंगे और वही चीज़ पढ़िए जो पेपर में आएगा। और आपको एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ मेरे भाई, ये वन शॉट वीडियो है। और हाँ, सीधे सीधे समझ लीजिए कि राम कहानी पढ़ने का समय नहीं है आपके पास। सीधे सीधे आप हनुमान चालीसा रटने लगिए, क्योंकि बहुत क्विक रिवीजन आपको करना है। और इस वीडियो के माध्यम से वही मैं कराऊंगा, क्विक रिवीजन। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, एमसीक्यू नहीं है, ये वन लाइनर फॉर्मेट में है, ठीक है ना। तो आप लोग देखिएगा और प्यार दीजिएगा। आई थिंक आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा ये सब क्वेश्चन। ये सब ऐसे क्वेश्चन है ना कि इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। खासकर नेवी एमआर वाले स्टूडेंट एंड एसएसआर वाले स्टूडेंट ध्यान देना। तो ध्वनि का तीव्रता अधिकतम तीव्रता किस में मापी जाती है? तो डेसिबल में मापी जाती है। किसी भी चीज़ का भार जो है सबसे अधिकतम कहाँ होता है? तो ध्रुव पर होता है। और जी का मान सबसे कम कहाँ होता है? न्यूनतम विषुवत रेखा पर होता है। और सबसे पहले ग्रहों की गति का निरूपण किसने किया? यानी ग्रहों की गति का नियम सबसे पहले किसने दिया? केपलर ने दिया। ध्यान रखना। गुरुत्वाकर्षण नियतांक बड़ा जी का मान होता है, ये बड़ा जी से डिनोट करते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को। सबको पता है। आई थिंक इसका जो मान होता है ना, 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये होता है। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आपका एग्जाम में डाटा ये तो दे दिया जाएगा दो ऑप्शन में, लेकिन यहाँ पर यूनिट में हेरफेर कर दिया जाएगा, इसलिए यूनिट को ध्यान से देख लीजिए, ठीक है ना। तो ये है, ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान, ये ध्यान रखिए। और पृथ्वी के केंद्र पर किसी भी वस्तु का भार होता है, पृथ्वी के जो केंद्र होता है ना, उस पर शून्य भार होता है। पृथ्वी का प्लायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। चंद्रमा का प्लायन वेग 2.5 या 2.4 समथिंग लाइक दिस, ऐसा ही आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो 2.4 या 5 कर सकते हो। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है, यानी घड़ी में भंडारित ऊर्जा है स्प्रिंग में, तो ये स्थितिज ऊर्जा, यानी आई थिंक पोटेंशियल एनर्जी इसको कहते हैं, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, कहने का मतलब मैकेनिकल एनर्जी को यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो डायनेमो, ठीक है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। यहाँ पर विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिकल से लेकर मैकेनिकल तक कौन सा चेंज करता है? तो ये विद्युत मोटर जो है ना, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल को में चेंज करता है, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं। जो है विद्युत ऊर्जा को साउंड ऊर्जा, इवन विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। तो लाउड स्पीकर जो है ना, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। देखिए यहाँ पर कुछ अभी कहने का मतलब, इस वीडियो के माध्यम से हर एक चैप्टर से दो दो क्वेश्चन, तीन तीन क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, अभी साउंड से चल रहे हैं ना, तो साउंड हो गया, लाइट हो गया, आपके हर एक चैप्टर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रेज के बारे में देखेंगे, तरंगों के बारे में। तो जैसे अवश्रव्य तरंग, श्रव्य तरंग और पराश्रव्य तरंग। अवश्रव्य तरंग और ये पराश्रव्य तरंग जो हम लोग नहीं सुन सकते हैं, हम लोग सुन सकते हैं श्रव्य तरंग। और श्रव्य तरंग देखिए, हम लोग क्या सुन सकते हैं मेरे भाई? श्रव्य तरंग हम लोग सुन सकते हैं, जो कि 20 हर्ट से लेकर 20,000 हर्ट, यानी 20 किलो हर्ट भी कह सकते हो, ठीक है ना। 20 हर्ट से 20 किलो हर्ट के बीच हम लोग सुन सकते हैं, इंसान सुन सकता है, ठीक है। और उससे कम 20 हर्ट से कम जो रहेगा ना, उसको अश्रव्य तरंग कहते हैं। और जो 20,000 हर्ट से अधिक रहेगा ना, उसको पराश्रव्य तरंग से कह सकते हैं। और साथियों, हम लोग क्या सुन सकते हैं? हम लोग श्रव्य तरंग जो 20 से 20,000 हर्ट के बीच हम लोग सुन सकते हैं। और बाकी हम लोग न तो अश्रव्य को सुन सकते हैं, ना ही हम लोग पराश्रव्य तरंगों को सुन सकते हैं। चलिए, चमगादड़ की ध्वनि होती है, चमगादड़ की ध्वनि जो होती है पराश्रव्य होती है। सामान्य बोलचाल में ध्वनि का स्तर होता है, इवन जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो ये 30 डेसिबल एवरेज आप मान सकते हो, ठीक है। आगे, ध्वनि का तरत्व किस पर निर्भर करता है? तो
ये आवृत्ति पर निर्भर करता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, तो 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। वायु में ध्वनि का वेग होता है, तो वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड होता है। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। ध्वनि का वेग देखिए, ध्वनि का वेग जो होता है ना, ये सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, यानी ठोस वस्तुएं में सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ध्वनि नहीं गुजर सकती, तो देखिए जो ध्वनि है ना, ये वैक्यूम में नहीं गुजर सकती, निर्वात में नहीं गुजर सकती है ध्वनि। इवन साउंड कांट बी ट्रेवल इन वैक्यूम। ठीक है, आगे मानव शरीर का समान तापक्रम होता है। मानव शरीर का जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी तक आती है? तो देखिए, सूर्य की जो किरणें हैं ना, ये विकिरण विधि द्वारा पृथ्वी तक आती है। और यहाँ पर लगे हाथ मैं देख लेता हूँ कि जो सूर्य का प्रकाश है ना, पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 16 सेकंड लगता है, और विकिरण विधि द्वारा आता है। ठीक है, चंद्रमा का प्रकाश कितना सेकंड में आता है मेरे भाई? 1.3 सेकंड में आता है, सिर्फ और सिर्फ 1.3 सेकंड। वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस दोनों में समान होता है। -40 डिग्री ऐसा टेम्परेचर है ना, जिसमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों का मान सेम होता है। ठीक है ना, ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। तो अभी देखिए, टेम्परेचर का जो सही फॉर्मूला है, ये सही इक्वेशन है टेम्परेचर का, इवन आप देख सकते हो। तो यहाँ पर C/5 F -32/9 और K -273/5, ये जो है फॉर्मूला है टेम्परेचर का, जो है फार्मूला है, इससे आप निकाल सकते हो। और दो चार क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लेना। जैसे आप 30 डिग्री सेल्सियस को आपको कैल्विन में बदलना है, तो कितना कैल्विन होगा आप बताना। और इस तरीके का आप प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि इस तरीके का भी पूछा जा सकता है नेवी एमआर एसएसआर में। तो लाइक ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो देखिए, प्रकाश का चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। इंद्रधनुष बनने का कारण होता है, तो ये अपवर्तन और परावर्तन दोनों के कारण बनते हैं। तारे टिमटिमाते हैं, इसका कारण है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है ना। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरे का चमक का कारण पूरा आंतरिक परावर्तन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। फ्यूज तार जो होता है ना, किन धातुओं के मिश्र धातु होता है? तो ये टीन और सीसा का मिश्र धातु होता है। नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O का सामान्य नाम, ये हंसाने वाली गैस या हास्य गैस कहते हैं। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, तो इसमें 3 चीज़ होती हैं, क्रोमियम होता है, कार्बन होता है और आयरन होता है। ठीक है ना। वायुयान के कलपुर्जे के निर्माण के लिए उपयुक्त मिश्र धातु, ये ड्यूरालिमिन का उपयोग किया जाता है। कार्बन का सबसे कठोर अपरूप है हीरा होता है। शुष्क बर्फ क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पर मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है फीमर है। लगे हाथ और भी हड्डी से रिलेटेड देख लेते हैं। ऐसी वीडियो आपको साइंस की वीडियो मैंने कोशिश करता हूँ, इवन जो कुछ भी है ना इम्पोर्टेंट पढ़ाने का, आपके क्वेश्चन यहीं से फंसेंगे और नेवीपुर एकेडमी से ही फंसेंगे। जीके हो, साइंस हो, मैथ्स हो, इवन आपका हर एक पोर्शन कंप्लीट करवाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है ना। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है? तो फीमर, जो कि जांघ की हड्डी होती है। ठीक है ना। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस, जो कि मध्य कर्ण यानी कान के बीच में होती है। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी, जो कि जबड़े की हड्डी होती है। ठीक है ना। शरीर का सबसे कठोर तत्व जो होता है एनामेल, ये सबसे कठोर तत्व होता है। और सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80 mm। ठीक है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 65 से 80% जल होता है। रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना % होता है? 7% होता है। मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। जो स्वस्थ मनुष्य है ना, जो एकदम अच्छा स्वस्थ व्यक्ति है, उसमें 5 से 6 लीटर खून है। बाकी आपके शरीर में कितना खून है, ये दिखाना है आपको सिलेक्शन लेकर। ठीक है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है।
तो बस एक सिलेक्शन ले लीजिए, प्यारा सा वर्दी ले लीजिए और अपने पड़ोसियों के सामने डीजे बजा दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4। दूध का पीएच मान 6.4 होता है और रक्त का 7.4। ब्लड का कितना होता है? 7.4 होता है और दूध का होता है 6.4। रक्त रक्त को शुद्ध करने वाला अंग है। किडनी जो है ना, रक्त को प्योरीफाई करता है। ठीक है, जो ब्लड को कौन सा प्योरीफाई करता है? अंग। तो ये किडनी जो है ना, ब्लड को प्योरीफाई करता है। आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन, डब्ल्यूबीसी का 2 से 4 दिन होता है। ठीक है, सर्वदाता रक्त समूह। सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर, वो ब्लड वाला व्यक्ति सभी को ब्लड दे सकता है। सर्वग्राही यूनिवर्सल एक्सेप्टर रक्त समूह कौन सा है? यानी सर्वग्राही, सबसे ब्लड ले सकता है। एबी को ब्लड कोई भी दे सकता है। ठीक है ना, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। तो मेरा ब्लड ग्रुप भी एबी है, आई थिंक। नहीं, मेरा ब्लड ग्रुप ओ है और मैं आप सभी के लिए हमेशा तैयार हूँ। कभी भी ज़रूरत हो तो एक बार पुकार लेना। ठीक है, वाहनों के पार्श्व दर्पण होता है। आई थिंक साइड मिरर में कौन सा दर्पण होता है? तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, प्रकाश का रंग निर्धारित करता है। तो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो है ना, किसी भी लाइट का तरंग दैर्घ्य से उसका कलर डिसाइड होता है। ईएनटी डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले हेड मिरर, यानी देखिएगा, मैंने तो बहुत बार ईएनटी डॉक्टर के पास गए हैं। आप भी जाओगे तो वो अपने माथे के ऊपर एक छोटा सा टॉर्च वाला हेड मिरर रहता है, उसमें एक मिरर लगा होता है। तो वो मिरर में कौन सा दर्पण होता है? तो ज़्यादातर डॉक्टरी चीज़ों में अवतल, फिर से नाई वाले जगहों पर अवतल का प्रयोग होता है और कार के हेडलैम्प में भी अवतल का प्रयोग होता है। ठीक है ना, जो परावैवलिक अवतल होता है। चालकता का इकाई है, कंडक्टेंस का ओम मीटर होता है चालकता का इकाई। और प्रतिरोध का तो ओम होता है, आप सभी को पता है। विद्युत का सर्वोच्च चालक होता है, सबसे यहाँ पर सर्वोत्तम होगा। विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है, तो चांदी जो है ना, सबसे अच्छा कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज सिल्वर। ठीक है, सीएफएल का पूरा नाम कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। चुंबकीय क्षेत्र की ऐसा इकाई है तो टेस्ला। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? तो दुग्ध मेघला यानी मिल्की वे। ब्रह्मांड के अध्ययन को कहते हैं कॉस्मोलॉजी। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिएगा। कवकों के अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी। ठीक है, कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं मेरे दोस्त? माइकोलॉजी। और शैवालों के अध्ययन को कहते हैं फाइकोलॉजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो इम्पोर्टेंट है कोशिश करता हूँ बता देने का। ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी। ठीक है, सूर्य की जो ऊर्जा है ना, वो ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो वो ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। ओके, सूर्य के निकट कौन सा ग्रह है? यहाँ पर क्वेश्चन दो तरीके से पूछेगा, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपका क्वेश्चन दो तरीके से पूछेगा। पहला, सूर्य के निकट कौन सा ग्रह है। दूसरा, पृथ्वी के निकट कौन सा ग्रह है। तो पृथ्वी के निकट जो है ना शुक्र है और सूर्य के निकट जो है ना बुध ग्रह है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट है। देखिए, गर्म ग्रह, भोर का तारा, सांझ का तारा और पृथ्वी का जुड़वा बहन, ये सभी सूर्य को शुक्र को कहते हैं, वेनस को। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, तो चंद्रमा जो है ना पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। अभी यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए मेरे भाई, बहुत माने इवन ये सब इम्पोर्टेंट है, आई थिंक आप लोग देखना। तो यहाँ पर देखिए, एक सेकेंड। चंद्र ग्रहण कब होता है और सूर्य ग्रहण कब होता है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो चलिए अभी देख लेते हैं। तो सूर्य ग्रहण, जब भी सूर्य ग्रहण होगा ना, सूर्य ग्रहण होगा
तो सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाएगा, जब चंद्रमा आ जाता है तो ये हो जाता है सूर्य ग्रहण। ठीक है, ये ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लो और याद कर लो। ठीक है, चंद्र ग्रहण की बात करते हैं। चंद्र ग्रहण तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है, तो इसको चंद्र ग्रहण कहते हैं। ठीक है ना, तो समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा। 1 बिलियन जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो वो अम्लीय होगा। जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है वो अम्ल होता है। ठीक है, जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है वो क्षार होता है। समझ गए ना। तो अभी देखिए कुछ मैं आपको बताता हूँ। जिसका भी pH मान 0 से 7 के बीच में रहता है वो अम्लीय होता है, और 7 वाला जो होता है ना साल्ट होता है, लवण होता है, और 7 से 14 तक के बीच में जो होता है ना वो क्षारीय होता है। ठीक है ना, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। तो भोजन का पाचन जो है, भोजन का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है? तो बेसिकली मुंह से ही भोजन का पाचन क्रिया प्रारंभ होता है। और पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है? तो ये छोटी आंत में होता है। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की? हेनरी बैक्यूरेल ने। और पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक होता है तो मोल होता है। ठीक है, प्रकाश के किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, और इवन 7500 एंगस्ट्रम के आसपास होता है। ठीक है, और देखिए एक चीज यहाँ पर समझने वाली बात है कि जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा उसका डेविएशन कम होगा, और जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा उसका डेविएशन अधिक होगा। तो यानी बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है, इसलिए उसका विचलन यानी डेविएशन सबसे अधिक होता है। तो विब जीरो आप लोग याद किए होंगे, ऐसा कुछ आप लोग याद किए होंगे, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे। प्रकाश के किस वर्ण के तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? तो लाल। और अल्केन्स के समान सूत्र अल्केन का समान सूत्र होता है CnH2n+2। इसमें से 2 को काट दीजिएगा, नहीं CnH2n हो जाएगा अल्कीन का, और इसमें से फिर 2 घटा दीजिए तो CnH2n-2 जो है ये हो जाएगा अल्काइन का। तो अभी आप लोग कंप्लीट यहाँ पर याद कर लीजिए कि अल्काइन, अल्कीन और अल्केन्स, अल्कीन और अल्काइन का क्या फॉर्मूला होता है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एथिलीन की बहुलीकरण से किसका निर्माण होता है? एथिलीन की बहुलीकरण से पॉलीथीन का निर्माण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मृगमरीचिका बनने का कारण क्या है? मृगमरीचिका बनने का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। आकाश का नीला रंग प्रतीत होता है प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, आवृत्ति का इकाई क्या होता है? हर्ट्ज जो होता है। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है इस्पात में यानी ठोस वस्तुओं में। ठीक है, सॉलिड में। किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है, और हमारा पृथ्वी जो है ना उसके पास एकमात्र इकलौता उपग्रह है चंद्रमा। प्रकाश वर्ष इकाई है तो दूरी का डिस्टेंस की इकाई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है तो ये ऊर्जा की इकाई है। समुद्र की गहराई मापने के लिए प्रयुक्त होता है फायदोमीटर का। जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिक होता है। परमाणु के नाभिक में होते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता ही है। बाकी आगे कंप्यूटर की आईसी चिप्स जो होती है ये सिलिकॉन की बनी होती है। एक अश्व शक्ति में 746 वाट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इतना समझ में आया होगा। न्यूनतम ताप जो होता है -273 डिग्री सेल्सियस,
रेडियो एक्टिवता की खोज हेनरी बैक्यूरेल ने किया था। और सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। सौर परिवार के सबसे बड़े ग्रह का नाम, तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है बृहस्पति। और रक्त का pH मान 7.4 और श्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20 से वही 20 किलो हर्ट्ज 20 किलो हर्ट्ज यानी 20,000 हर्ट्ज। देखिए किलो का मतलब क्या होता है, किलो का मतलब 1000। इतना समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं तो अभी देखिए फिर से अभी इम्पोर्टेंट आ गया। अभी जो है इम्पोर्टेंट है, ये ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि जानने योग्य हैं। चलिए, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र। गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ा, ठीक है। लार में पाए जाने वाले एंजाइम होते हैं टाइलिन। मानो खोपड़ी में हड्डियां होती हैं 8 हड्डियां, ठीक है ना। खोपड़ी में बात की जा रही है। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। स्वस्थ मनुष्य का स्पंदन दर 16 से 18 बार। मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम, ठीक है, एवरेज 1350 ग्राम। सबसे बड़ी हड्डी फीमर बताया अभी। सबसे छोटी स्टेपिज, सबसे मजबूत जबड़े की हड्डी। आगे बढ़ते हैं। सबसे कठोर तत्व इनामेल या अंग इनामेल। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कैलोलॉजी कहलाता है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 120/80 mm। रक्त परिवर्मन में लगा समय 23 सेकंड में ब्लड सर्कुलेशन होता है। मानव शरीर में जल की मात्रा 60 से 80% के बीच में होता है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर का भार का 7% होता है और ये 5 से 6 लीटर होता है। रक्त का शुद्धिकरण करता है किडनी। और जो लाल रक्त कण का निर्माण होता है, आरबीसी का निर्माण होता है, ये अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 20 से 120 दिन और श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल 2 से 4 दिन। और श्वेत रक्त कणिकाओं ल्यूकोसाइट कहते हैं और लाल रक्त कणिका एरिथ्रोसाइट कहते हैं। शरीर का तापक्रम जो है ताप नियंत्रक हाइपोथैलेमस ग्रंथि करता है, ठीक है। सर्वदाता रक्त समूह है, तो जो सबको दे सकता है ओ है और सबसे ले सकता है ए बी है। ब्लड बैंक, प्लीहा को ब्लड बैंक कहते हैं। भोजन का पाचन आरंभ होता है मुख से और पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में। सबसे बड़ी ग्रंथि जो है लीवर यकृत और सबसे बड़ा अंग जो है स्किन यानी त्वचा। छोटी ग्रंथि है मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि जो कि मस्तिष्क में पाया जाता है, कपार में पाया जाता है, इवन आपके हेड में पाया जाता है। और रक्तचाप मापने में स्फिग्नोमैनोमीटर। पसलियों की संख्या 12 जोड़ी पसली होती है यानी 24 पसलियां होती हैं। हड्डियों की कुल संख्या 206 और न्यू बॉर्न बेबी में 300 के करीब होती हैं, ठीक है ना, 300 साढ़े 300। मांसपेशियों की संख्या 639, ठीक है। आगे एमिनो अम्ल कितने होते हैं, 20 होते हैं। और मूत्र पर डे 1.5 लीटर मूत्र का निर्माण होता है बॉडी में। और मूत्र का pH मान 6 होता है। हमारा टेम्परेचर बॉडी का होता है 98.6 यानी 37 डिग्री। ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम होता है। तो ये हमने देखा ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो साथियों ये भी इम्पोर्टेंट है तभी करा रहा हूँ। अभी देखिए pH मान हम लोग देखेंगे। तो pH मान का फुल फॉर्म, पहला चीज़ समझ लीजिए कि pH पैमाना सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया। ये इम्पोर्टेंट नहीं है किसने क्या दिया, बस इम्पोर्टेंट ये है कि इसका फुल फॉर्म पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन होता है। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको सीधे सीधे पूछा जाएगा। ये देखिए ज्ञान की बातें नहीं पूछा जाता है, यहाँ पर सीधे आपको टॉपिक पूछा जाएगा कि ब्लड का pH मान कितना होगा। ब्लड या टीयर्स, आंसू का pH मान 7.4 होता है। और जल हो या नमक हो या फिर शुद्ध जल हो 7 होता है, ठीक है। चाय का 5.5 होता है, कॉफ़ी का 5 होता है और सेव सिरका या सोडा ये 3 होता है। नींबू का 2.4। देखिए सोच लीजिए कि 10 रुपये में 2 से 4 नींबू तो मिल ही जाते हैं। कोई भी शहर में जाओ, किसी शहर में 5 रुपये हैं तो 2 मिल जाएंगे। बाकी जो गांव वाले इलाके होते हैं नींबू का उत्पादन होता है तो वहाँ पर 4 मिल जाएंगे 2.5 रुपये के एक।
यानी 10 रुपये में 2-4 नींबू मिल जाएंगे। 24 पॉइंट लगा दीजिए, नींबू का 2.4 हो जाएगा, शराब का 2.8, बियर का 4.5, बेकिंग सोडा या समुद्री जल का 8.5 होता है। ये सब इम्पोर्टेंट है, आई थिंक तभी करा रहा हूँ, ठीक है। दूध का 6.4, यानी आप समझ लीजिए 64 रुपये लीटर आपका दूध है, ठीक है ना, 64 रुपये लीटर है तो 6.4 होता है। दही का 6, मानव मूत्र का 6 एंड मानव लार का 6.5, टूथपेस्ट का 8, पनीर का 5.9 और टमाटर का 4.5। तो ये है। और देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए, किसी भी व्यक्ति का रक्त के पीएच मान में 0.2 का परिवर्तन होने पर मृत्यु हो जाएगी। तो इवन आपका 7.4 जो है ना ब्लड का पीएच मान, तो इसमें से 0.2 यानी 7.2 भी ब्लड होता है ना तो आप डेट कर जाओगे। तो थोड़ा सा बस गाजर वाजर खाने पर ध्यान दो, बाकी विटामिन ए की सेवन कीजिए। एंड चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी विटामिन के नाम लेते हुए विटामिन आ ही गया, तो अभी फिर से हम लोग पढ़ेंगे विटामिन। विटामिन इम्पोर्टेंट है, साइंस का ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, कोई भी एग्जाम हो पूछा ही जाता है। विटामिन का आविष्कार सी फंक ने किया था, कैसमियर फंक ने। और विटामिन से न तो हमें कोई प्रकार का ऊर्जा मिलता है और ना ही मुझे कैलोरी मिलती है। आई थिंक आपको न तो कोई ऊर्जा मिलती है और न ही कैलोरी मिलती है, परंतु ये एंटीबॉडीज का काम करता है, शरीर में होने वाली विभिन्न रोगों से रक्षा करती है। चलिए ये सब राम कहानी है, बस जो पूछा जाएगा आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा। वाटर सोल्युबल विटामिन यानी जल में घुलनशील विटामिन बी एंड सी जो होता है जल में घुलनशील होता है। फैट सोल्युबल विटामिन यानी वसा में घुलनशील विटामिन होता है KEDA, यानी इसको ट्रिक से याद कर सकते हो, कीड़ा, ठीक है ना, KEDA कीड़ा। चलिए ये जो पोर्शन है ना नेवी MR SSR वाले बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पोर्शन। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, और इसके कमी से क्या होता है, तंदित होता है या फिर संक्रमण का खतरा होता है। थायमिन जो होता है, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन होता है, रोग होता है बेरी। का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल नहीं एस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी कमी से होता है स्कर्वी रोग होता है, और मसूड़ों का फूलना ये भी रोग होता है, ठीक है ना। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, जिसका कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है, यानी हड्डियाँ में थोड़ी सी कैल्शियम की कमी आ जाती है, बच्चे की हड्डियाँ टूटने लगती है। तो ये सब विटामिन हड्डियाँ से रिलेटेड विटामिन है। रिकेट्स जो है ना ये विटामिन डी की कमी से होती है। तो अभी देखिए कारण है कि मैं नाइट में अभी वीडियो बना रहा हूँ 11 बजे, मतलब आई थिंक आप लोग समझ सकते हो कि लोग सो रहे हैं और मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा धीरे बोलना पड़ता है और लगता है कि कभी मतलब किसी को डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि मैं देखता हूँ कि मेरे कारण किसी को डिस्टर्ब ना हो, और ये भी देख रहा हूँ कि आपका एग्ज़ाम भी है तो आपको पढ़ाना बहुत ज़रूरी भी है। तो चलिए ये तो हो गया। तो विटामिन ई का टेकोफेरॉल नाम होता है, और इसका कमी से होता है नपुंसकता, यानी बांझपन बच्चे की प्राप्ति नहीं होती है इस विटामिन की अगर कमी हो जाए तो खासकर विटामिन ई अपने बॉडी में ध्यान रखना। विटामिन के फिलोक्विनोन रासायनिक नाम है, रक्त का थक्का नहीं बनता इस विटामिन की कमी के कारण। चलिए ये सब थोड़ा देख लेना, बाकी ये सब देख लेना इम्पोर्टेंट नहीं है। विटामिन देखिए तंबाकू में क्या पाया जाता है, निकोटीन पाया जाता है जो विटामिन B3 होता है, ठीक है। अभी देखिए विटामिन B12 को कहते हैं साइनोकोबालामिन, रासायनिक नाम है। विटामिन B12 में कोबालामिन यानी विटामिन B12 में कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। किस चीज़ की मात्रा, कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है, ठीक है ना, याद रख लेना। तो ये सभी कुछ इम्पोर्टेंट और भी हैं, मैंने बुक से कुछ कटिंग भी ले ली हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपका फ़ायदा हो जाए, और कोशिश है कि बस ज़्यादा नहीं कुछ क्वेश्चन इस वीडियो से फंस जाए तो और मज़ा आएगा। जब बच्चे कमेंट करते हैं ना कि भैया बहुत अच्छा सेशन लगा, ये देखिए नाइस भाई, आप बहुत हार्ड वर्क करते हो, आनंद भाई तुम्हारे ऊपर बिलीव है 100% GK GS क्वेश्चन नेवी MR एग्जाम
फोड़ के आएंगे भाई, ऐसे ही बिल्कुल जो भी है एकदम। थैंक यू सर, आपकी वीडियो का बेसब्री से इंतजार रहता है। थैंक्स भाई, सभी को जय हिंद, सभी को लव यू, दिल से लव यू भैया जी। अभिजीत कुमार, रोहित थैंक्स, जय हिंद भाई। तो सभी को जय हिंद, सभी को लव यू। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग मुझे प्यार करते हो इतना, और हम भी मतलब आई थिंक आपसे कई ज़्यादा मैं आपको प्यार करता हूँ, और आप समझ सकते हो। तो चलिए, ये इम्पोर्टेंट है, ये कर्टेन भी इम्पोर्टेंट है। जो गोल्ड स्टीन है ना, प्रोटॉन की खोज किए थे, और चैडविक जो है ना न्यूट्रॉन का, और जेजे थॉम्सन इलेक्ट्रॉन का, और जॉन डाल्टन ये परमाणुवाद का सिद्धांत दिए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अभी ये भी इम्पोर्टेंट है, दोष देख लीजिए। जो आई डिफेक्ट होता है ना, आई साइड डिफेक्ट यानी दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष का दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष में उत्तल का प्रयोग करते हैं। जरा दृष्टि दोष में द्विफोक्सीय लेंस यानी बाइफोकल लेंस, और अबिंदुकता में सिलिंड्रिकल लेंस यानी बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये भी मैं थोड़ा पढ़ लीजिए। बस ये लास्ट कंटेंट है, और भी मतलब मैं कोशिश करूँगा बैक टू बैक वीडियो लाने का। तो आप सभी लोग बस वीडियो देखने के लिए तैयार रहो। मैं इतना कुछ करा दूंगा ना एग्ज़ाम से पहले, अभी 2-3 दिन है, तो आप लोग बेफिक्र रहो। बस मैं आपके लिए हमेशा रेडी हूँ और रेडी रहूँगा। चलिए, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है, वायुमंडलीय आर्द्रता मापा जाता है। पायरोमीटर से ये उच्च तापमान को मापा जाता है, जैसे सूरज की किरणें पायरोमीटर से नाप सकते हैं। तनाव मापी तरल पदार्थ के सतह के तनाव को मापते हैं। पथ मापी ओडोमीटर से वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापते हैं। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता जांच। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा को मापने के लिए। फैदोमीटर समुद्र की गहराई मापने के लिए प्रयोग होता है। ठीक है ना। वोल्टमीटर वोल्टता को मापने के लिए। एक्टिनोमीटर सूरज की प्रकाश की ऊष्मा को मापने के लिए। ऑडियोमीटर तो ये ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। अल्टीमीटर ऊंचाई मापने के लिए। एनीमोमीटर वायु गति को मापने के लिए। तो आई थिंक मुझे ये क्लास में मैंने बहुत मतलब आई थिंक बहुत कुछ देने का प्रयास किया हूँ जो चाहिए आपको। तो आप सभी लोग बताना, एंड सभी लोग जितने भी भाई देख रहे हो ना इस वीडियो को, सभी लोग जय हिंद लिखना। बाकी आप सभी लोग का प्यारा सा कमेंट मुझे वीडियो बनाने में बहुत मतलब मजबूती प्रदान करता है। तो जितने भी भाई इस वीडियो को देखें, कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताना, कैसा लगा ये मेरा छोटा सा प्रयास। एंड इस तरीके के वीडियो आपको बैक टू बैक चाहिए या नहीं ये भी बताना। और ठीक है ना साथियों, वीडियो को शेयर कर देना। बाकी क्योंकि आप शेयर कर दीजिएगा तो मुझे भी लगेगा कि आप हमारी केयर कर रहे हैं, और उन सभी बच्चों तक ये वीडियो फैलाइए जिनका एग्जाम है। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए, लोग यूं ही जाते हैं 1000 सब्सक्राइबर देखकर चैनलों पर पढ़ने। 5 लाख सब्सक्राइबर वाले चैनल आपके सिलेक्शन नहीं दिलवाएंगे। 10 मिलियन सब्सक्राइबर वाले आपका सिलेक्शन नहीं दिलवाएंगे। सिलेक्शन वही दिलवाएगा जो सिलेक्शन कभी लिया है या फिर सिलेक्शन दिलवाने का काबिल है। तो बस इंसानों के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। बस अच्छे से पढ़ाई कीजिए, सच्चे लगन मेहनत कीजिए, बस सिलेक्शन आपका ही होगा, और सिर्फ आपका ही होगा। तो जय हिंद। एक बार फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू।